गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं महेश वर्णवाल जी की बुक का पार्ट 2 जो कि बिहार का इतिहास है। और इसका ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले तक जो लास्ट लाइन था रामचरितमानस, वहाँ तक मैंने कवर किया था पहले वीडियो में, और उसमें आप जाके देख सकते हैं। लिखा था लास्ट लाइन थी उसकी, रामचरित से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसके बाद ये पॉइंट हम लोग को स्टार्ट करना था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बिहार। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत में विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि इस काल में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में मिलता है हमें 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख, जिनमें से 3 सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो कि बिहार में थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी यही बात बताया था मैंने। अंग, वज्जी संघ तथा मगध बिहार में स्थित थे। विदेह के बारे में पहले बात करते हैं। विदेह का जो पहला बुलेट पॉइंट है, विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद में की गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले विदेह के इतिहास के बारे में चर्चा किस वेद में की गई है, तो यजुर्वेद में की गई है। माना जाता है कि इस राजवंश की स्थापना सूर्यवंशी इस इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने की थी। तो इसका स्थापना किया था किसने? निमि विदेह ने किया था, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। इस वंश के एक अन्य राजा मिथिजनक द्वारा मिथिला राज की स्थापना की गई थी। ये मिथिला राज की स्थापना मिथिजनक के द्वारा की गई थी। रामायण में वर्णित सेकेंड बुलेट पॉइंट है, रामायण में वर्णित शीर्ध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। इस वंश के अंतिम राजा करल। यहाँ तक मैं एक बार बता देना चाहती हूँ, रामायण में जैसे शीर्ध्वज जनक जो हैं उन्हीं की बेटी थी, वो इस इक्ष्वाकु वंश के 25वें राजा थे, जिनकी बेटी थी देवी सीता, और उन्हीं का विवाह हुआ था कौशल के राजा दशरथ के साथ। तो ये दशरथ के पुत्र राम के साथ इनके साथ इनका विवाह हुआ था, जैसे हम सभी आज तक जानते आए हैं। नेक्स्ट, यहाँ के इस वंश के अंतिम राजा करल जनक थे। इक्ष्वाकु वंश के भी बोल सकते हैं। अंतिम जो राजा थे वो करल जनक थे। तत्पश्चात मगध के राजा महान पद्मनंद ने विदेह राज को अपने राज में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद जो मगध के राजा थे महापद्मनंद, उन्होंने विदेह को जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है विदेह के बारे में, इसको अपने में मिला लिया, अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, एक तरह से बोल सकते हैं, और उस पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में विदेह को मिथिलांचल के नाम से जानते हैं। मिथिला का पार्ट कहलाता है मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी, ये सब इसमें आता है। वैशाली नेक्स्ट है। इस क्षेत्र में वैशाल अथवा वैशाली का राजवंश द्वारा शासन करने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब किस कारण से वैशाली इसका नाम पड़ा, तो वैशाल राजा थे या वैशाली का राजवंश थी। मुझे जहाँ तक समझ में वैशाली का तो राजवंश है, वैशाल भी राजवंश हो सकता है कि शासन करने के प्रमाण के कारण इसका मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि नाम वैशाली पड़ गया। इस राजवंश की स्थापना मनु जो राजा थे उनके पुत्र नमोदिष्ट के द्वारा की गई थी, जिनमें कुल 33 राजा हुए, जिनमें से 24वें राजा विशाल एक राजा हैं, जिनके नाम पे ही शायद इसका नाम वैशाली रख दिया गया। वैशाल द्वारा वैशाली शहर की स्थापना की गई। इन्होंने ही वैशाली शहर की स्थापना की थी। विशाल राजा ने, अब मुझे भी ये पॉइंट याद रहेगा, विशाल राजा ने वैशाली शहर की स्थापना की थी, तो इसका नाम तब से वैशाली पड़ गया। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण आदि में इस राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किस राजवंश की बात कर रहा है? वैशाली का राजवंश। वैशाली का राजवंश की जानकारी विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण तथा भागवत पुराण आदि में इस राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सुमति अथवा प्रगति को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है, यानी वैशाली का राजवंश का अंतिम राजा सुमति अथवा प्रगति को माना जाता है। थर्ड बुलेट पॉइंट है, लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला
लिच्छवी जो थे वैशाली में, जो लोग लिच्छवियों का राज था वैशाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए, बुद्ध भगवान के निवास के लिए जो महावन था वहाँ पे कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहाँ से भगवान बुद्ध अपने उपदेश देते थे। तो लिच्छवियों ने बुद्ध के लिए ये निवास स्थान का स्थापना करवाया था। ये महावन में कुटाग्रशाला थी। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य भी वैशाली ही है, और इसकी पहचान वर्तमान मुजफ्फरपुर ज़िले के बसाड़ से की जाती है। मुजफ्फरपुर ज़िला है, वहाँ पे बसाड़ एक जगह है, उसके रूप में मतलब इसकी पहचान की जाती है। आज भी मुजफ्फरपुर ज़िले में एक लिच्छवी होटल है जो कि फेमस है। तो मुझे लगता है इसके नाम से बहुत सारी बातें समझ में आती है कि लिच्छवी मतलब आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जाने के बाद इन सब लिच्छवियों की याद आ जाती है कि वहाँ पे वो निवास करते थे, वहाँ पे उनका गणराज्य था। अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। नेक्स्ट ये जो दिया गया है पारा वैशाली के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी, जो कि 750 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर सकते हैं आप लोग। सेकेंड बुलेट पॉइंट है, महावीर ने वैशाली में चतुर्मास व्यतीत किया था। चतुर्मास आई थिंक 4 मास को बोलेंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या मतलब हुआ। वैशाली के लिच्छवियों का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में भी मिलता है। वैशाली के जो निवास करते हैं तो उनको लिच्छवी बोलते हैं, और उनका जो उनके बारे में उल्लेख है गुप्तकालीन अभिलेख जितने भी थे, गुप्त वंश के काल के जितने भी अभिलेख थे उनमें उनका वर्णन मिलता है। वैशाली गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बुद्ध संगति कब हुई थी, क्वेश्चन पूछता है। 383 ईस्वी पूर्व में, किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। थर्ड बुलेट पॉइंट है, फोर्थ बुलेट पॉइंट है, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को वैशाली की नगर वधु की पदवी प्रदान की गई थी तथा यह बुद्ध की शिष्य बनी। और नगर वधु का मतलब होता है जो पूरे नगर की वधु होती है। और नृत्यांगना थी, वो बहुत फेमस नृत्यांगना, काफ़ी अच्छा डांस करती थी ये। तथा यह बुद्ध की शिष्य भी बन गई। महात्मा बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान आम्रपाली के घर भोजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर आम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया। आम्रपाली ने बौद्ध जो संघ था उसको एक वाटिका समर्पित कर, उद्यान मतलब बगीचा ही होता है, उसको समर्पित कर दिया, उनको दान में उनको दे दिया कि ये आज से इन लोगों के लिए है। नेक्स्ट है वज्जी संघ के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, इतिहासकारों तथा बौद्धकालीन साहित्यों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से वज्जी संघ सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य है। सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य जो है वज्जी संघ है। जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी वज्जी संघ का उल्लेख किया गया। वज्जी संघ का उल्लेख जैन तथा बौद्ध साहित्य दोनों में किया गया है। वज्जी संघ के सदस्य कुल कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। वज्जी संघ के कुल 10 गणराज्य हैं। आई थिंक मुझे लगता है वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह जिसको मिथिला बोलते हैं, उग्र हत्थीग्राम बोलते हैं, भोगनगर बोलते हैं, कुरु को हस्तिनापुर, जो मुझे लगता है कुरुक्षेत्र वगैरह का जो इलाका है जो हरियाणा में पड़ता है, इक्ष्वाकु जो अयोध्या बोलते हैं, ये मेरे को यूपी में समझ में आ रहा है, यूपी में है। विदेह मिथिला ये बिहार में है। इसके सारे पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है पहला वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराणों में वैशाली का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने लिच्छवी हेतु राज सप्तोपजीवी संघ का उल्लेख किया है। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, उन्होंने लिच्छवी हेतु इस वर्ड का वर्णन किया है, राज सप्तोपजीवी। नेक्स्ट है मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। वज्जी संघ के जितने भी ये सदस्य आप लोग देख रहे हैं, उनको उन्होंने पराजित करके अपने मगध साम्राज्य में मिलाना कितना टफ काम होगा उस समय के लिए, आप सोच सकते हैं। और इन्होंने सारा अपने साम्राज्य मगध साम्राज्य में मिला लिया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है अंग।
अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। थोड़ा याद करिएगा ऐसे, अंग और अथर्ववेद, अ से अंग और अ से अथर्ववेद में मिलता है। अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, उसका नाम ही था अंग। इसने अपने नाम पे ही उस वंश का, उस जो अंग राज्य का, सॉरी वंश निकल गए मुंह से, अंग राज्य का स्थापना किया था। यह क्षेत्र मगध तथा राजमहल वर्तमान झारखंड की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। मगध जहाँ तक गुजरात में आ रहा है, मगध जो पटना और गया का इलाका है मगध में आता है, और वर्तमान जो झारखंड है वहाँ तक की जो पहाड़ियाँ हैं, वर्तमान झारखंड की राजमहल की पहाड़ियाँ, वहाँ तक अंग का क्षेत्र है। अंग राज्य की आरंभिक राजधानी मालिनी थी, जिसका नाम बाद में चंपा और चंपावती हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मालिनी थी और चंपा हो गया बाद में। जैसे मालिनी भी लड़कियों का नाम होता है, चंपा चंपावती लड़कियों का नाम होता है, तो रिलेट करने में थोड़ा आसान रहेगा। और अंग की राजधानी थी मालिनी, तो आराम से याद हो जाएगा। अथर्ववेद में अंग का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, वेंगसांग ने इस स्थान को चिनप्पो नाम से संबंधित किया, क्योंकि चंपा चंपावती बाद में नाम हो गया था मालिनी का, तो इन्होंने अपने शब्द, क्योंकि ये चीनी थे तो उसी तरह से सिंग चांग चिंग इलू उसी तरह से बात करते हैं, उन लोग का शब्द उसी तरह होता है उच्चारण, तो इन्होंने चिनप्पो बोला अपने शब्दों में, तो थोड़ा रिलेट करके याद कीजिएगा। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार कौन थे, हरेक वंश के संस्थापक द्वारा अंग को अपने राज मगध में मिला लिया गया, जिससे बिहार